फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो तीन प्रमुख न्यूज हैं। पहला है इजराइल को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के आरोप में जो है उसके खिलाफ मामला लाया गया है दक्षिण अफ्रीका द्वारा। ठीक है, तो इस मामले में हम उस क्या क्या मामला है वो तो है ही है। सबसे ज़्यादा प्रमुख है कि नरसंहार को लेकर क्या कन्वेंशन है या क्या इशू है, उसको हम विशेष तौर से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वह है भारत में आज ही प्रधानमंत्री जी कर रहे होंगे या कर दिए होंगे, जो भी हो, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु नहवा सेवा लिंक जिसे बोला जा रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है और वैसे भी ये सबसे बड़ा पुल भी है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारा तीसरा समाचार है वह आपको पता ही होगा कि इस समय राम मंदिर का मुद्दा खूब चर्चा में है, होना भी चाहिए। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के और सारे उपस्थिति में उसका प्रथम चरण का उनका उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में वहाँ पे उसी पूरे राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर के कंप्लीट इंटीग्रेटेड एक डेवलपमेंट अप्रोच के रूप में रामायण आध्यात्मिक वन की स्थापना जो है सरयू नदी के तट पे की जाएगी। इसको लेकर भी आज के समाचारों में ये रहा है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम एक एक करके देखते हैं। जहाँ तक पहला है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के नरसंहार का मामला जो है ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है दिसंबर में ही इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, उसमें ये मामला लाया गया है कि जो इजराइल गाजा में कर रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो अभी पिछले कई दशकों से किया है, 76 साल से, वो कहीं ना कहीं एक नरसंहार या जीनोसाइड का एक्ट है और उसको उसने अपील की है कि इस मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट देखे और इजराइल को निर्देश दे कि वो तुरंत कार्रवाई को रोके। जहाँ तक इस मामले में है कि उसके द्वारा जो तर्क दिए जा रहे हैं वो यह है कि कहीं ना कहीं इजराइल, जो कि एक उसी कन्वेंशन, नरसंहार कन्वेंशन या जेनोसाइड कन्वेंशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 1948 का, उसका भागीदार है, उसका हस्ताक्षर करता है। इसके बावजूद भी उसके द्वारा ऐसी कार्रवाइयां जानबूझ के की जा रही है जो कहीं ना कहीं गाजा में नरसंहार वाले परिभाषा के अंतर्गत आती है। जहां तक इजराइल का बात है, इजराइल का कहना है कि उसका ऐसा कोई आरोप नहीं है, वो केवल हमास जो गाजा में वो जो अब तक के उसके सबसे खतरनाक जो उसमें हमला हुआ है, दुर्दांत हमला उस पर हुआ है, उसके लिए जो है वो हमास पे हमला कर रहा है, न कि फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। ठीक है, ऐसे में मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हो जाता है, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नरसंहार पे कन्वेंशन क्या है। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में दक्षिण अफ्रीका ने जो है एक, जान ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार या जेनोसाइड बोला जाता है करने का आरोप लगाया है और कल जो है 11 जनवरी से वहाँ पे उसने अपना कई सारा इजराइल के संदर्भ में कई सारे अपने आरोप लगाए हैं। आज जो है इजराइल उन आरोपों का जवाब देगा कानूनी तौर पे। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा जो है 10 तारीख को ही इस संदर्भ में कह दिया गया है, लेकिन आज कानूनी तौर पे इजराइल यहाँ पे जवाब देगा। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीकी वकील हैं उन्होंने शुरुआती बहस के दौरान कहा कि नवीनतम गाजा युद्ध इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न का हिस्सा है। मतलब जो अभी चल रहा है युद्ध, इजराइल गाजा में युद्ध चला रहा है हमास के विरुद्ध, ये 7 अक्टूबर वहाँ के जो न्याय मंत्री है अफ्रीका के, उनका कहना है कि ये 7 अक्टूबर के हमले के बाद से नहीं है, इसको तो चलो है ही है, वो घृणित कार्रवाई है आतंकवादी, लेकिन उसके बहुत पहले से ही इजराइल कुछ ऐसी नीतियां लगातार फलस्तीन के लोगों के विरुद्ध अपना रहा है जो कहीं ना कहीं जेनोसाइड के दायरे में आती है। जाहिर सी बात है इजराइल इसका खंडन करता है और वो कर ही रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस मामले में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ये मामला क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के समक्ष मामला है वह यह है कि
इजराइल, दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि इजराइल अपने गाजा हमले में कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अब ये जो कन्वेंशन है, इसका जो 2 का प्रावधान है, वो कहीं ना कहीं नरसंहार का जो है प्रावधान, नरसंहार के बारे में परिभाषा भी करता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई पार्टी, यानी इस कन्वेंशन के जो पक्षकार हैं, अगर कोई पार्टी इस लगता है किसी और पार्टी पे, उसको लगता है कि वो नरसंहार का दोषी है, तो ये मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकता है। और यह कन्वेंशन नरसंहार शब्द को परिभाषित भी करता है, जो कहता है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लिक, धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंतरिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया कार्य। ठीक है, अभी देखेंगे डिटेल में ये मामले में ये बातें कही गई है। अब प्रश्न ये है कि ये मामला जब यहाँ पे आया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष, तो इसका होगा क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ ये जो इजराइल के खिलाफ फैसला क्या करेगी, इसमें सालों लगेंगे, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा जेनोसाइड को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। एक बार सर्बिया के मामले में थोड़ा बहुत कहा गया है, लेकिन कोई किसी देश के विरुद्ध कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद है कि इसमें भी कोई बहुत फैसला नहीं आएगा। उसके पहले ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये निर्धारित करें कि क्या ये मामला इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो अब ऐसे में प्रश्न है कि इजराइल, दक्षिण अफ्रीका ये मामला लाया है, तो वो क्या क्या आरोप लगा रहा है इजराइल को लेके नरसंहार के मामले में, और वो क्या अनुरोध कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। ठीक है, देखिए, दक्षिण अफ्रीका तर्क दे रहा है कि वो इसको लेकर आश्वस्त, उसको लेकर वो जान रहा है कि 7 अक्टूबर की जो घटना है वो विभत्स घटना है, आतंकवादी घटना है, ये अफ्रीका कहता है, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन उसका कहना है कि ये 7 अक्टूबर से ये चीजें नहीं चल रही है, जो ये मैं जेनोसाइड का आरोप लगा रहा हूं। ये 76 सालों से, यानी इजराइल के जन्म के समय से ही फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न हो रहा है, और इजराइल का आक्रामक नीतियां फिलिस्तीन के उसको उन्मूलन को लेकर रहती है। ये बात उसने कहा। और अब कैसे कहा कि अगर देखा जाए तो जैसे ये बातें कह रहा है, उसको कह रहा है कि अगर इसको और ज्यादा समझना हो तो आप देखिए कि पिछले 13 सप्ताहों में गाजा में इजराइल द्वारा जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे इस आरोपों की पुष्टि करता है। और क्या तर्क देता है, वो कहता है कि इजराइल के राजनीतिक नेता, यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सैन्य कमांडर, अधिकारी, वो सब कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है अब वो व्यवस्थित रूप से जो है वो गाजा, हमास को समाप्त करने, वो हमास को कहते हैं। यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका कह रहा है कि उनकी बातों से लगता है कि वो फिलिस्तीन को समाप्त करेंगे, और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी उससे प्रभावित होकर जो वहाँ पे इजराइल की सेना है, सैन्य कर्मी हैं, वह उसको नीचे के तरफ ले जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर विनाश और जो वहाँ पे मानव जीवन की हानि हो रही है। अब ये प्रश्न, ये तो ठीक है, चाहता क्या है दक्षिण अफ्रीका, कहता है कि ये नरसंहार का मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तुरंत इसको जो है इजराइल पे रोक लगाए कि वो युद्ध को रोक दे। अब एक प्रश्न ये है कि क्या अगर मान लिया न्यायालय तुरंत रोक लगा भी देती है तो क्या इजराइल पे वो क्या कर सकती, ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा। उन प्रतिबंधों के क्रियान्वयन के लिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में के सुरक्षा परिषद के द्वारा वो चीजें लागू होंगी, और वहां फिर अमेरिका जो है इसको वीटो कर ही देगा, तो वो कोई बहुत प्रभावी नहीं होगा। तो प्रश्न ये है कि ये लाया क्यों गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, और जो नरसंहार का मामला है, अगर आप देखें तो नरसंहार अभी देखेंगे उसमें, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार पर पहली संधि है, पहला कन्वेंशन है जो लाया गया है। और इजराइल देखा जाए, जो ज्ञात इतिहास, जो आधुनिक इतिहास है, कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध उसके बाद, वो नरसंहार के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक है। यानी इजराइल का जिस तरह से नरसंहार हुआ है, वो कहीं उसको वो खुद पीड़ित है। ठीक है, इसलिए दुनिया के सामने ये बात दिखाना, क्योंकि अक्सर इजराइल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों का मुख्यालय हेग में ही है, इनको लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देता होता नहीं है, वो इनको मानता नहीं। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो पक्षकार है, लेकिन वो बहुत वो नहीं रखता है। लेकिन इस मामले में वो कई सारे वकीलों की फौज लगाया है, यानी कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक नैतिक दबाव है कि उसके द्वारा क्या
नरसंहार या जीनोसाइड की क्रिया की जा रही है, जबकि वो खुद भी नरसंहार से पीड़ित रहा है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा इस तरह से इसको बनाया जा रहा है। इजराइल का क्या कहना है ये भी देखना जरूरी है। इजराइल कह रहा है कि वो जो गाजा में कर रहा है वो 7 अक्टूबर के जो हिनीसियस आतंकवादी कृत्य हैं, जो कि 1948 से उसके जन्म के बाद सबसे गंभीर उसको क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें उसके 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 250 से ज्यादा लोग उसके अभी भी जो है अगवा किए गए हैं। हालांकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी उनके कब्जे में हैं, हमास के बंदी बने हुए हैं, जो है कब्जे में हैं। और जिस तरह से महिलाओं के साथ, जिस तरह से बच्चे बुजुर्गों के साथ हत्या घृणित क्राइम किया गया है, उस तरह उसको करने वाले दुर्दांत अपने जो है कह सकते हो कि विरोधी हमास को लड़ने के लिए वो गाजा में कार्रवाइयां कर रहा है। और हमास चूंकि जो आवासी आम लोगों के बीच में छुप गया है, ऐसे में उसको आम लोगों के बीच में अपनी कार्रवाइयां चलानी पड़ रही है। इसको लेके इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने 10 यानी बुधवार 10 जनवरी को स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल की कार्रवाई गाजा में हमास के विरुद्ध में है, फलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध में नहीं है, और किसी भी तरह से यह नरसंहार तो नहीं है, क्योंकि युद्ध जो इजराइल अपने जो अंतरराष्ट्रीय जो अपने उसके राष्ट्र के कानून जो अधिकार हैं सेल्फ डिफेंस का, उसके तहत और अंतरराष्ट्रीय युद्ध कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका के अपने तर्क हैं, इजराइल के अपने तर्क हैं। ठीक है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण थोड़ा सा है कि प्री के रूप में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये क्या मामला है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायिक तंत्र है और ये हेग में स्थित है। हेग में और एक न्यायालय है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। दोनों हैं। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, यह देशों के बीच के मामले को देखता है। कोई ये आपराधिक कोई मामले नहीं देखता है किसी व्यक्ति और उस तरह के, ये मामले ICC देखती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हमने जो अपना मामला ले गए थे पाकिस्तान के विरुद्ध में, जो कुलभूषण जाधव वाला मामला, वो ICC में ले गए थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और दोनों ही नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये देशों के बीच का मामला देखता है। ये उन्हीं पर लागू होता है जो देश इसके अधिकारिता को मान्यता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका भी देता है और इजराइल भी देता है, और ये ऑटोमेटिक किसी अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं लागू के लिए जो है निर्णय नहीं सुना सकता है। इसको क्या होता है कि जिन कानूनों के तहत इसमें लाया जाने वाला प्रावधान होता है और उसका कोई पक्षकार उसको लाता है, तब इसको ये अपना निर्णय या अपना फैसला सुना सकता है। जैसे इस मामले में अगर देखा जाए तो ये सहमति से इसमें कन्वेंशन में इसलिए क्योंकि जो नरसंहार का कन्वेंशन 1948 का है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई जो इसके पक्षकार हैं, अगर उनके बीच में किसी नरसंहार के मामले यानी किसी अन्य पक्षकार को लेकर नरसंहार के मामले और इस तरह की चीजें आती हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला ला सकता है। चूंकि दक्षिण अफ्रीका भी पक्षकार है, इजराइल भी पक्षकार है, इसलिए इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया गया है। हालांकि विरोधियों द्वारा कहा गया कि हमास की जो कार्रवाई है 7 अक्टूबर की, क्या वो नरसंहार का मामला या जीनोसाइड का मामला नहीं है? तो इस पे दक्षिण अफ्रीका एक तकनीकी ग्राउंड ले रहा है कि चूंकि हमास पक्षकार नहीं है, देश नहीं है, ऐसे में उसके विरुद्ध हम मामला यहां पे नहीं ला सकते हैं। इजराइल एक देश है, पक्षकार है, इसलिए इसके विरुद्ध यह मामला लाया गया है। ठीक है, यहां तक तो चलो आप इसको देखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण, अब ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है नरसंहार पर कन्वेंशन या नरसंहार क्या होता है। और उन बच्चों का, ये महत्वपूर्ण तो आप लोगों के लिए है ही है, उन बच्चों का जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है, उनके सेकेंड पेपर में सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जीनोसाइड या नरसंहार एक टॉपिक है, उसमें ये उदाहरण के रूप में आपको मामला आ जाएगा। कन्वेंशन आप देख लीजिएगा। इसमें ये जो कन्वेंशन है, यह नरसंहार के अपराध की रोकथाम सजा पर कन्वेंशन का एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसने पहली बार नरसंहार के अपराध को संज्ञाबद्ध किया है, यानी कि किन किन अपराधों को और किन्हें नरसंहार या जीनोसाइड कहा जाएगा, इसको इसने कोडिफाई किया है। ये जो कन्वेंशन है, नरसंहार कन्वेंशन 1948। ठीक है, यह जो है 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। यानी
यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो पहली मानवाधिकार की कोई संधि ट्रिटी अपनाई थी वो यही थी, जिनोसाइड कन्वेंशन 1948। ये 9 दिसंबर 1948 को अपनाई गई थी और 12 जनवरी 1951 से ये प्रभावी हो गई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जब मामला हम लोग पढ़ाए थे तो उसमें भी ये देखा गया था कि उसको लाने की ही संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था ही इसीलिए लाई गई थी कि इस तरह के जो घटनाएं हैं, जो जैसे लोगों की जिस तरह की चीजें हुई है वो दोबारा ना हो। तो लाजमी बात है कि इस तरह के संधि आना, अगर उसके द्वारा पहली इसी तरह की संधि लाई गई है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। ये जो संधि है ये नरसंहार की परिभाषा भी करता है, और नरसंहार की परिभाषा कैसे करता है, देखिए ये कहता है कि यह कन्वेंशन नरसंहार को यानी जेनोसाइड को एक राष्ट्रीय, नेशनल, जातीय, उसको रेशियल, नस्ली, धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए निम्नलिखित 5 कृत्यों के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि जो इसका मेन है इसमें वो क्या है कि नष्ट करने के इरादे से, स्पेसिफिक इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय, किसी भी नेशनैलिटी को, किसी भी रेस को, किसी भी आप और भी समूह को, समुदाय को या इथनिक वो कल्चर को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बर्बाद यानी नष्ट करने के उद्देश्य से अगर जो कार्रवाई की जाती है, और वो भी कार्रवाई ये 5 कार्रवाइयां की जाती हैं, तो उसे नरसंहार कहा जाता है। वो 5 कार्रवाइयां क्या क्या हैं? एक समूह के सदस्यों की हत्या, सामूहिक हत्या किसी समूह के सदस्यों को किया जा रहा है। अब इस आधार पे अफ्रीका कह सकता है कि भाई जो है इजराइल द्वारा जो हमास के विरुद्ध आंदोलन गाजा में चलाया जा रहा, उसमें 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमास का जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो कहता है कि उसमें 2/3 से ज्यादा जो है महिलाएं और बच्चे हैं, तो ये आरोप लगा सकते हैं। दूसरा है गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, ये भी हो रहा है। समूह पर जीवन की ऐसी स्थिति को थोपना जो उनके शारीरिक विनाश के लिए बनाई गई हो। अब ये भी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को कह रहा है यहां से छोड़ के चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, ये भी आरोप लगाया जा सकता है। आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं। एक समूह के भीतर जन्मों को रोकने के इरादे से उपाय लागू करना, यानी कि इसमें यह होता है कि जैसे कोई समूह है उसमें उसके जन्म को कंट्रोल करने के लिए या कोई ऐसी करने के लिए कर लिया जाए जिससे उनकी आगे आने वाली, चलो हत्या नहीं कर रहे हो लेकिन उनकी आगे आने वाली पीढ़ी ही न बढ़े, धीरे धीरे वो पूरा समूह वैसे ही समाप्त हो सकता है। तो इसे भी जेनोसाइड के उन 5 कृत्यों में शामिल किया गया है। और समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना, यानी एक समूह के बच्चे हैं उन्हें उठाओ दूसरे समूह में कन्वर्ट कर दो या डाल दो, उससे क्या होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो देखा जाए कि इजराइल के मामले में क्या ये सब चीजें हो रही हैं। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो ये बताता है, देखिए नरसंहार और वार क्राइम या इथनिक क्लींजिंग या और भी जो मानवता के विरुद्ध है उसमें नरसंहार या जिनोसाइड अलग इसलिए है क्योंकि इसमें नष्ट करने का विशिष्ट इरादा होना चाहिए, स्पेसिफिक इंटेंशन टू किल या स्पेसिफिक इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय। क्या इजराइल का ऐसा इरादा है? यह इरादा हमास का तो के चार्टर में तो है। इजराइल अभी जो युद्ध चला रहा है वो क्या कह रहा, वह हमास के जो आतंकवादी हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना चाह रहा है, वो फिलिस्तीनी। यही बात तो वहां के इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो हमास के आतंकवादियों पर हमला कर रहा है, वो फिलिस्तीन के लोगों पर हमला नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो स्पेसिफिक इंटेंशन है वही इसको चेक करना है कोर्ट को कि क्या इजराइल का है भी या नहीं भी है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है और इसी के तहत ये अन्य युद्ध अपराधों से या जो इतनी क्लिंजिंग इस तरह की चीजों से ये अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें जब जानबूझ के ये चीजें की जाती हैं कि इसको समाप्त ही करना है इन लोगों को, तब आप उसको जेनोसाइड के दायरे में लाते हैं। और दूसरी बात है कि जेनोसाइड के मामले के लिए आप देश को ठहरा सकते हो दोषी। अन्य जो युद्ध अपराध या जाति इसके लिए जो है व्यक्ति जिम्मेदार होता है, राष्ट्र को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका ने जेनोसाइड के मामले को उठा के लाया है, क्योंकि ये इसके पार्टी भी हैं, कोर्ट के भी पार्टी हैं और ये इस आधार पे आरोप लगाए। और उद्देश्य इतना है कि वहां पे चलने वाले जो कार्रवाई हैं उस पे न्यायालय रोक लगा दे,
अब वो इजराइल मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम उस पर नैतिक दबाव जरूर आएगा और जो उसके सहयोगी हैं कि वह इस चीज को रोके। ठीक है, तो ये पूरा इसका मामला रहा है। अगला जो मामला है ये देखिए, आज भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मार्वल या कह सकते हो कि एक अद्वितीय एक योजना, उसको प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं या कर भी दिए होंगे। ठीक है, वह है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या इसे कह सकते हो जो है अटल सेतु नहवा सेवा लिंक। यह भारत की सबसे बड़ी समुद्री पुल योजना है और यह कहीं ना कहीं पुल, समुद्री पुल तो है ही है, यह भारत का सबसे लंबा पुल भी है। ये टोटल 22 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र में बना हुआ है और 5.5 किलोमीटर दोनों एरिया का जो जमीन से कनेक्ट करने वाले इलाके, ये यानी कुल मिला के 22 किलोमीटर का ये चीजें हैं। और इसको जो लाने की विचार है वो तो 1963 से ही एक अमेरिकी फर्म थी, उसने इस तरह से जोड़ने की कि मुंबई को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए समुद्र के द्वारा इसको किया जा सके। लेकिन इसको अमली जामा, इस पर ध्यान 90 के दशक में शुरू हुआ। 2006 के बाद इसमें काम शुरू हुआ, फिर अनिल अंबानी वाली जो कंपनी को अलॉट भी किया गया, फिर वो छोड़ गई, बहुत सारा चीजें हुए। 2018 से ये शुरू हुआ और कोई लोग 18,500 या 21,000 जो भी इसमें हो ओवर, इसके खर्च पे ये 6 लेन का 22 किलोमीटर लंबा जो है पुल बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। इसमें समझने जो है, देखिए प्रधानमंत्री हैं, ये देश के सबसे लंबे पुल है और ये सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, यानी इससे लंबा समुद्री पुल भी नहीं है भारत में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 22 किलोमीटर लंबा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहवा सेवा से लिंक कहा गया है, का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, और यह मुंबई चूंकि आपको एक आइलैंड है, पता ही होगा, यह मुख्य भूमि से जोड़ने वाली एक खाड़ी है, ये जो एक कह सकते हो कि क्रीक है, उसके क्रॉसिंग का पहला विचार जो है 1963 में अमेरिकी निर्माण परामर्श फर्म बिल्बर स्मिथ एसोसिएट द्वारा दिया गया था, लेकिन वो चीज संभव नहीं हो पाई और वो करते करते 2018 में इसका शुरुआत होती है बनाने के द्वारा। जापान का इसमें काफी सहयोग है, उसमें काफी पैसा भी जापान ने लगाया है और अंततः जो है ये पुल आज उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 63 के सपने को, 63 से जो एक योजना चली थी उसको 60 साल बाद एक तरह से अमली जामा, 60 या 61 साल बाद जो है आज वो फलीभूत हुई है। अगर इसको हम जरा देखें तो देखिए, ये मुंबई है पुराना और ये इसका पूरा खाड़ी है। ये जो पीला बोला वाला रखा ये बना है, यही है इसका MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये ओल्ड मुंबई यानी पुरानी मुंबई सेवरी जगह पड़ता है, यहां से नवी मुंबई या जो मेन लैंड रायगढ़ जिला है, यहां तक ये स्कूल ये पूरा समुद्र का हिस्सा क्रॉस कर रही है। और ये 6 लेन की रोड है, 6 लेन, 3 लेन की, 3 लेन जाना 3 लेन आने की रोड है। और इसके तहत अब 16 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा जा सकता है। पहले यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ता जो व्हाइट वाला है, इतना घूम के 61 किलोमीटर का रास्ता है, नहीं 61 मिनट का रास्ता और 38 किलोमीटर, यानी ये 38 किलोमीटर था, लेकिन इसमें 61 मिनट से लेकर 90 मिनट तक लगता था, यानी ज्यादा भी लग जाता था ट्रैफिक वाले समय में। तो मुंबई आप समझ ही रहे हैं। अब ये मात्र दूरी 16 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी और 22 किलोमीटर की दूरी है। इस पे 100 किलोमीटर की दर से गाड़ियां चल सकती हैं। और बाकी जो इसका फायदा मिलने वाला है वह कई और सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, जो नवी मुंबई में है, उससे जो है कहीं ना कहीं ओल्ड मुंबई को जोड़ने और उसके कम्यूटरों के लिए, यानी जो रोज आवागमन करते हैं उनके लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही साथ मुंबई के होलिस्टिक आर्थिक डेवलपमेंट के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और आप कह सकते हैं कि भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण यानी एक बहुत, आप कह सकते हो कि भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आप अभी तक चीन के बारे में सुनते रहे हैं,
अब भारत भी कर रहा है। तो जैसे जैसे देश विकास के पायदान पे चढ़ता है, इस तरह के कीर्तिमान होते ही हैं और उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि तभी आप कुछ विशेष करेंगे, तभी आप जो विशेष समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 63 में लाया गया था, उस समय हमारी सक्षमता नहीं थी, उस समय हो सकता है हमारी जरूरत नहीं हो, लेकिन आज हम सक्षम हैं या हमारे लिए आवश्यक है, तो हम इस चीज को लागू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिएगा जो मेन ज्यादातर चीजें हैं उसमें। अगर देखिए, इसका उद्देश्य जो है मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है और मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ ये जो जिले हैं आपस में, इनको मिला के क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो लाभ में भी यही होगा। अगर देखिए उद्देश्य देखिए, तो पहले तो जो समय लग रहा है 61 मिनट लगता था, जो अभी दिखाए थे ना, जो 38 किलोमीटर वाला रास्ता है उसको अब 16 मिनट लगेगा, तो 22 मिनट समय बचा। ये तो नॉर्मल, लेकिन जब भीड़ भाड़ इलाके में 1 से 1.5 घंटा भी समय बचेगा, और किसी भी महानगर में किसी भी व्यक्ति का 1.5 घंटे बच रहा हो और वो भी औद्योगिक राजधानी हो, तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या कीमत होती है। ठीक है, और जो डीजल पेट्रोल बचेगा वो तो अलग ही बचेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके द्वारा जो है जो ये चलेगा, आर्थिक एकीकरण तो होगा, इससे जो है यह दक्षिणी मुंबई में निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है, वह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गोवा राजमार्ग और समान रूप से मुख्य आंतरिक इलाकों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे केवल मुंबई का ही फायदा नहीं होगा, पुणे का भी फायदा होगा, गोवा का भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आवागमन बेहतर हो जाने से उधर जाने में समय कम लगेगा, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो ओल्ड एयरपोर्ट है मुंबई का और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, इनके बीच भी कनेक्टिविटी जुड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला जो न्यूज है वह आप कह सकते हो कि मिक्स टाइप का न्यूज है। उसमें पर्यावरण भी है, उसमें संस्कृति भी है, उसमें कह सकते हो स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्म भी है। इन्हीं तीनों, पर्यावरण, संस्कृति और आध्यात्म को मिलाते हुए अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जन्मस्थल के लिए जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, उसके पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट को ध्यान में, उसमें सरयू नदी के तट पर एक यही पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करते हुए एक रामायण आध्यात्मिक वन का एक योजना बनाई गई है, जो एक तरह से ओपन म्यूजियम के रूप में होगा, जिसमें भगवान श्री राम के वन गमन और उनके वहाँ की सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, आइए हम इसको एक समझते हैं कि ये क्या मामला है, क्यों है। देखिए, तो ये अयोध्या जाने वाले, अभी ये बनने का ही प्लान है, ये चरण है। तीर्थयात्री जल्द ही सरयू नदी के किनारे स्थित रामायण आध्यात्मिक वन को देखने और भगवान राम के 14 साल के वनवास काल के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा है, यानी वो जो पारिस्थितिकी दृश्य से भी होगा, सांस्कृतिक दृश्य से भी होगा और आध्यात्मिक दृश्य से तो होगा ही होगा। यानी आपको आध्यात्मिक है तो ठीक है, नहीं है तो पर्यावरणीय दृश्य से भी, वो पारिस्थितिकी दृश्य से भी अनुकूल होगा कि सरयू नदी के तट के किनारे इस तरह का चीज बना हुआ है, जो कहीं न कहीं जो भगवान राम की जो 14 वर्ष की वनवास यात्रा और जो उनका वन के क्षेत्र में जो कनेक्शन था, या जो उससे आध्यात्मिक या अन्य सांस्कृतिक पहलू है, उसको यहाँ पे उसको उकेरा जाएगा, ताकि वहाँ पे जाने वाले लोग उससे आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, संस्कृति, इन सब का समझ सके। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, निर्माण की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाया था, उसमें अयोध्या में जो भगवान श्री राम लला का जो है, जो मंदिर बनाने के लिए कहा, वो जमीन जो विवादित था करीब 450 साल 500 साल पुराना, उसको वहाँ पे बनाने के लिए कहा, और साथ ही साथ जो मस्जिद है उसके लिए अयोध्या के में ही जो है एक 5 एकड़ की जमीन आइडेंटिफाई करने की कहा गया, जो आइडेंटिफाई कर दी गई है, वो भी बन रहा है। और मंदिर के निर्माण का जो है पहला चरण जो है
पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाना है। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लें कि आध्यात्मिक वन क्या है, तो जो अयोध्या पुनर्विकास परियोजना है, जो 85,000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें अयोध्या को एक स्पिरिचुअल कल्चरल हेरिटेज के रूप में एक और उसके सेंटर के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा, करने की योजना है, जिसमें लोग वहाँ पे आध्यात्मिक सांस्कृतिक टूरिज्म के रूप में भी उसको, मतलब ये दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही उसे टूरिज्म के रूप में भी डेवलप, यानी पूरे अयोध्या को एक इसी रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज के रूप में उसको डेवलप करना है। उसके जो मास्टर प्लानर हैं उनका कहना है कि भगवान राम, रामायण और अयोध्या का सरयू नदी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है और ये आपस में मिले हुए हैं, एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी भगवान राम, अयोध्या, सरयू नदी और रामायण, ये चीजें आप अगर रामायण को देखेंगे ये सारी चीजें मिली एक हिस्सा है। और इसलिए जो अयोध्या का जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया गया है, उसमें ये ध्यान रखा गया है कि सरयू नदी के तट पे रामायण आध्यात्मिक वन, सरयू तट का एक विस्तार है जिसमें पर्यावरण अनुकूल वन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें रामायण की थीम पर विकसित किया गया है और विशेष रूप से वनवास अवधि के दौरान श्री राम की यात्रा को दर्शाया गया है, ये बताते हैं। और यह एक स्पिरिचुअल वन होगा जो खुले म्यूजियम के रूप में होगा। यानी म्यूजियम तो आप ज्यादातर देखते हैं कि वो घरों के अंदर या इस तरह के रहता है, लेकिन ये ओपन म्यूजियम होगा जहां पे जो भगवान राम जो अपने 14 साल के वनवास के दौरान जो विभिन्न उनकी जो यात्राएं हैं वो 14 साल की, उसको वहां पे दिखाया जाएगा। यानी जो वहां जाएंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इससे लाभ या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और पर्यावरण तीनों का सम्मेलन करने की, उसको वैसे भी करने की बात है। देखिए, ये पहल जो है ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और पर्यावरण संरक्षण को सम्मिश्रण करना चाहती है और इसको वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे भारतीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, यानी कि पुरुषों के उत्तम या मर्यादा कि एक मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए उसके रूप में, आइडियल के रूप में देखते हैं। उनका जो वनगमन का जीवन है कि कैसे वो पर्यावरण के साथ, कैसे वो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपस में जुड़ाव है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो अयोध्या की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। इसका जो PDF होगा वो आपको हैंडआउट में मिल जाएगा, मोर जो आपका डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक में होता है, एक दिन बाद मिल जाता है, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।